ये बात तो हम सब जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वो अकेला ही हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज हम इंसान समझना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और इसी को पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉस को बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था और इसकी वजह से ही इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम आम इंसानों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाजा था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने तो ये इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि इसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा क्या है। वेलकम टू नॉलेज टीवी वर्ल्ड। दोस्तों, आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे, जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हंस एल्बर्ट से जैसे तैसे करके ये परमिशन लेने में कामयाब हो गए कि वो इसके बाप के स्पेशल ब्रेन के अंदर छुपे राजों से पर्दा उठाकर इसको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इस दिन के बाद से शुरू हुआ इस ब्रेन का लंबा तरीन सफर। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये उनका सिर्फ ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब हालात ये थे कि डॉक्टर हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल की जॉब से भी हाथ धो बैठे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट का ओहदा भी। आइंस्टाइन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर हार्वी महफूज कर चुके थे, वो उसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली और फिर इसको 240 छोटे छोटे पीसेस में काट कर हर पीस को अलग अलग जार में महफूज करके बेसमेंट में छुपा दिया। इसी मसले को लेकर डॉक्टर हार्वी का अपनी बीवी के साथ कई बार झगड़ा होता रहता था, क्योंकि इनकी बीवी अक्सर ये धमकी देती थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियाँ बीवी को डाइवोर्स लेकर अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्वी ब्रेन लेकर कैंसस के शहर विचिटा चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे और यहां वो अपने फारिग टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन पर खूब स्टडी करने की कोशिश करते रहे। इसके बाद कई बार वो अलग अलग जॉब छोड़कर मुख्तलिफ शहरों में ये ब्रेन लेकर घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च ना कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो इनके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफी अलग था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस कैलोजम नामी हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। इंसान जो भी काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे जिस्म के इस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्से को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है।
इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और राइटिंग यानी लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप को पहचानने, आर्ट और म्यूजिकल स्किल की जिम्मेदारी होती है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इन सब में कॉर्पस कैलोजम का क्या काम है। फर्ज कर लें कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल फोन पर। इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फाबेट हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है तो कुछ उल्टा हाथ। टाइपिंग के दौरान आपके लेफ्ट हैंड से एक मिस्टेक हुई तो आपने फौरन अपना राइट हैंड इस्तेमाल करके इस मिस्टेक को इरेज किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो इसने लेफ्ट ब्रेन को फौरन सिग्नल देकर वो मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज के जरिए कम्युनिकेट करते हैं इसको कॉर्पस कैलोजम कहा जाता है। और आइंस्टाइन का और कॉर्पस कैलोजम आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही बड़ा था, यानी उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और इस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस कैलोजम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफ़ी मुख्तलिफ था और रिसर्चर का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफ़ी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग की मदद से ही सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन ज़्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर्स में बताई गई। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो इसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। रिसर्च का मानना है कि इनके ब्रेन की लाइनिंग काफ़ी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज़्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था कि क्या आइंस्टाइन ऐसे स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या उनके पैदा होने के बाद इसमें तब्दीली आई। जांच के बाद मालूम पड़ा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तो वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोचों में ही गुम रहते थे। इनके पास चीज़ों को मेमोराइज करने की पावर काफ़ी कम थी, यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ्स के टेबल भी याद करने में मुश्किल होती थी। वो मैथ्स और नंबर को लॉजिकल तरीकों से प्रोसेस करने के मास्टर थे, ना कि उनको रट्टा लगाकर याद करने के। स्कूल लाइफ में बाकी हर सब्जेक्ट में आइंस्टाइन फेल होते थे। वो सिर्फ मैथ और साइंस वो वाहिद सब्जेक्ट थे जिसमें आइंस्टाइन के नंबर सबसे ज़्यादा आते थे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपनी ज्योमेट्री की बुक उनके पास भूल गए। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टाइन वो पूरी बुक पढ़कर अपनी ज्योमेट्री की कॉन्सेप्ट क्लियर कर बैठे। ना सिर्फ इतना बल्कि 14 साल की उम्र में ही वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। मैथ्स और साइंस में उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि जब वो क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो प्रोफेसर घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर के भी ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लॉस को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे और यही उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला और इसी वजह से उनको पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए आला किरदार अदा करने की सूरत में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि आज भी आइंस्टाइन की इन थीसिस के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। कई डॉक्टर और साइंटिस्ट ने ये नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन इनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब इनको अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता था तो वो खुद अपने दिमाग की मदद से जवाब तलाश किया करते थे। छोटी उम्र में ही ऐसा करने से उनका ब्रेन इसी हिसाब से डेवलप होता गया। आज भी आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका में वाक़िया डी मटर म्यूजियम में मौजूद है, जिसको बड़ी हिफाजत से माइक्रोस्कोप फिल्म में प्रिजर्व करके रखा गया है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।